सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पर्ल हार्बर अटैक। देखेंगे आखिर ये पर्ल हार्बर अटैक क्या था, क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे और इस समय क्यों चर्चा का यह कारण बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं टॉपिक पर। उससे पहले एक छोटी सी सूचना कि करंट अफेयर्स का एक और वीडियो रात में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वह कहीं बड़े खबर के चक्कर में छूट ना जाए। अर्थात जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है पर्ल हार्बर अटैक। आपको पता है अमेरिका शुरू से ही कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मानता रहा और इसके लिए ना सिर्फ उसने स्टेटमेंट दिया है बल्कि कई प्रकार की कार्रवाई भी की। और इसी में आपने देखा होगा कि फाइव आइज जो एक समूह है इंटेलिजेंस ग्रुप का, उसने कहा था कि वह चीन के वुहान में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि आखिर यह वायरस कैसे फैला, क्या बनाया गया है या यह नेचुरली बना है, अगर नेचुरली यह अस्तित्व में आया है तो कैसे इसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ। लेकिन शुरू से ही चीन इस चीज को डिनाई करता आया है। हालिया घटनाक्रम यह हुआ है कि ट्रंप ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह जो कोरोना वायरस का अटैक हुआ है यह अमेरिका का इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। अर्थात इसको उन्होंने कंपेयर किया पर्ल हार्बर अटैक और 9/11 जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के रूप में भी जानते हैं उस पर हमले से। और उन्होंने कहा कि जो पर्ल हार्बर अटैक था या जो 9/11 का अटैक था उससे भी बड़ा अटैक कोरोना वायरस के वजह से हुआ है और उससे ज़्यादा नुकसान जो है कि अमेरिका को उठाना पड़ रहा। पत्रकारों ने भी पूछा कि क्या आप कोरोना वायरस को एक युद्ध की जैसी परिस्थिति से देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चुनौती, कोई भी परेशानी जो अदृश्य है, जो मुझे दिखाई नहीं देती, उसको मैं युद्ध के रूप में ही देखने का प्रयास करता हूं। और उनका यह कहना था कि जो कोरोना वायरस है इसका जो प्रारंभिक स्थान है वहीं पे इसको रोका जा सकता था, लेकिन इसको रोका नहीं गया और उसका खामियाजा पूरे विश्व को और साथ ही साथ अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि यह अमेरिका पर एक प्रकार का अटैक है। अब आइए मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने एक घटनाक्रम पर्ल हार्बर अटैक पर बात की थी उस पर। उसके बाद मैं अगले वीडियो में कभी 9/11 या जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उस पर भी बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं आपके पर्ल हार्बर अटैक पर। तो देखिए क्या हुआ था कि जापान जो है कि एक द्वीपीय देश है। थोड़ा सा हम जापान का बैकग्राउंड समझ लेंगे, इससे यह होगा कि हम समझ पाएंगे कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था। मैं एग्जैक्ट आपको डेट बता दूंगा वहां पर ऐसा हमला हुआ, उससे आप बस क्या होगा आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आएगी। कभी भी आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर पर्ल हार्बर जैसा अटैक हुआ ही क्यों था, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पर। और उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा आखिर जापान जो कि एक छोटा सा द्वीपीय देश है कैसे उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वह सोते हुए एक दैत्य को जगाने का काम कर रहा था। ऐसा दैत्य जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता था और जिसकी आर्थिक क्षमता और सैनिक क्षमता पहले से भी मजबूत मानी जाती रही है। आखिर क्यों जापान ने यह डिसीजन लिया होगा कि अमेरिका पर अटैक करना है, वो भी तब जबकि अमेरिका उस समय तक विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा जापान का बैकग्राउंड। और ये जितने बैकग्राउंड है ना सब आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, टॉपिक से पूरी तरह से जुड़ेंगे। इसलिए सिर्फ यहाँ पे आपको मैं कहानी नहीं बताऊंगा बल्कि उस पूरे घटनाक्रम को समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जापान जैसा कि आपको पता है एक द्वीपीय देश है और यहाँ के अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अर्थात अगर आप इसकी लोकेशन से परिचित हैं तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दे रहा है। चीन से पूरब की ओर देखिए कोरिया और उसके बाद जापान दिखाई देगा।
और मैं देखिए एक और मैप दिखा देता हूं, ये रहा आपका जापान। तो ये जो जापान है यह आपको दिखाई दे रहा है समुद्र के बीच में। इसका जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो कहा यह भी जाता है कि जिस तरह से ज्वालामुखी से दहकता हुआ लावा निकलकर द्वीप का निर्माण करता है, कुछ इसी प्रकार जापानियों का निर्माण हुआ है। और कई बार ये आपको हकीकत भी लगेगा। यहाँ 4 बड़े द्वीप हैं जिनका नाम है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। सबसे देखिए जापान को आप सबसे नॉर्थ में देखिए, आपको कौन सा दिखाई देगा? होक्काइडो दिखाई देगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा दक्षिण की ओर आइए और उसके बाद देखिए आपको एक होन्शु दिखाई देगा, लिखा है ना होन्शु। देखिए जहां टोक्यो है वो टोक्यो कहां पे है? होन्शु पे। उसके बाद थोड़ा सा और साउथ की ओर आइए, शिकोकू मिल जाएगा और सबसे दक्षिण में क्यूशू मिलेगा। अर्थात जापान जिसको हम एक द्वीपीय देश के रूप में देखते हैं, यह देखिए होक्काइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू के रूप में 4 द्वीपों का एक क्षेत्र है। इसके अलावा भी हजारों द्वीप हैं, लेकिन ये जो 4 द्वीप हैं यही पूरे देश का लगभग 97% भाग कवर करते हैं। जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है वह देश जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्योंकि आपको ये पता है इसका यह पूर्व में है और पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसी के कारण यहां पर सूर्य की पहली किरण मिलती है। यहां के लोगों को दुनिया में सर्वाधिक मेहनती होने का खिताब प्राप्त है। आपको मैं एक छोटा सा घटनाक्रम बताता हूं, टॉपिक से अलग ना ले जाते हुए। आपको पता है 2011 में यहां पर सुनामी आई थी और सुनामी ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कई समीक्षक ये बता रहे थे कि लगभग जापान 10 साल पीछे चला गया, लेकिन जापान के लोगों ने क्या किया, इतना ज्यादा मेहनत किया कि लगभग 6 से 8 महीने में जहां पर जिस प्रकार की बिल्डिंग, जिस प्रकार की सड़कें, जिस प्रकार का स्कूल और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन जहां पर जिस प्रकार की होल्डिंग और लाइट लगी थी, वहां पर उसी प्रकार की चीजें लगा दी गई जो उनके पास पुरानी इमेजेस थी, उसके हिसाब से सभी चीजों को उन्होंने री इंस्टॉल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्हें मेहनती होने का खिताब प्राप्त है, यह क्यों है? क्योंकि दरअसल इस वास्तव में मेहनती हैं, काफी ज्यादा मेहनती करते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं जापान की प्रशंसा क्यों कर रहा हूं। दरअसल ये जापान का जो मेहनत करने का ये जुनून है ना, यही पर्ल हार्बर अटैक का एक कारण बनेगा। देखिए यहां का जो इतिहास प्रारंभ होता है, उसका प्रारंभ होता है 960 ईसा पूर्व, अर्थात 960 बीसी से इसका जो है कि इतिहास प्रारंभ होता है। और यह तब होता है जब जिम्मू नामक एक सम्राट यहां पर गद्दी पर बैठते हैं। उससे पहले का जो यहां का इतिहास है वो बहुत ज्यादा लिखित नहीं है, लेकिन 1960 के बाद क्या जो इतिहास है उस पर अधिकांश जापानी लोग सहमति दर्शाते हैं। और यह प्रारंभ होता है जिम्मू नामक एक सम्राट के गद्दी पर बैठने से। जैसे हम भारत का अगर इतिहास देखें तो हमें भी किसी शासक को देखना होगा और वहां से कहेंगे कि भारत बनना चालू हुआ। ठीक ऐसे ही जापान जो है कि जो जापान है एक्चुअल में उसका प्रारंभ होता है, एक बैकग्राउंड पीछे जाकर देखेंगे तो जिम्मू नामक शासक से होता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अन्य देशों की तरह यहाँ भी जो है कि शासन परिवर्तन होता रहा। कभी राज परिवार का शासन आया, कभी सामंती परिवार शासन आया, लेकिन शासन में फेरबदल होते रहे। 5वीं शताब्दी में यहाँ के जो लोग हैं अर्थात जापान के लोग चीन और कोरिया के संपर्क में आए। फिर से मैं आपको एक लोकेशन दिखा देता हूँ, ये लोकेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जापान को देख लीजिए और यहाँ पे कोरिया देख लीजिए, यहाँ पे रूस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए और फिर इस मैप को भी देखिए, इससे आप फिर समझ पाएंगे। देखिए जापान है, कोरिया है, चाइना है और ये देखिए आपका ऊपर की वो रूस है। और रूस अगर कोरिया से बगल में देखें तो रूस आपको सेट कलर में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से यह जो है कि किसके संपर्क में आए, यह संपर्क में आए कोरिया के और चीन के, बाद में ये रूस के संपर्क में भी आएंगे। जब यह उन संपर्क में आए तो इन्होंने जापानियों ने चीन से सीखा कि किस तरह से शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो आप कहेंगे क्या इससे पहले वहां पे शासन व्यवस्था नहीं चलता था? चलता था, लेकिन वो बिखरा हुआ था और बिखरा हुआ था इसी के कारण कुछ बहुत बड़ा जापान के लोगों ने इस समय तक नहीं किया था। लेकिन कुल मिलाकर यहां से जापानियों ने यह सीखा कि शासन लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन सत्ता जो है पहले की तरह राज परिवार या जो कि वहां पर जो सत्ता के वारिस थे वह पारंपरिक पारिवारिक बना रहा, अर्थात एक राजा के बाद उसका पुत्र ही बनता था। उसके बाद यहां पर एक नेता आते हैं जो कि मीनामोतो जाति के नेता थे और इनका नाम था
योरितोमे। तो योरितोमे ने 1192 ईस्वी में एक क्षेत्र है वहां पे कामकुरा, यहां पे इन्होंने क्या किया, सैनिक शक्ति स्थापित किया और फिर जो है कि कई क्षेत्रों में इसी प्रकार के सैनिक सत्ता स्थापित हुई और यहीं से एक सामंती प्रथा का उदय हुआ। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो योरितोमे थे यह इन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र में सैनिक शक्ति स्थापित किया, उस क्षेत्र पे नियंत्रण कर लिया और वहां के लोगों को अपने सत्ता के बल पर शासन करना प्रारंभ किया। जैसे अगर हम भारत में भी देखें तो जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो कई जगह छोटे छोटे सामंत उभर रहे थे, छोटे छोटे राजघराने उभर रहे थे। ऐसे ही इसी 1192 के बाद यहां पर क्या हुआ, एक जो है कि फिर से उसी प्रकार की संरचना बनी जिस प्रकार की संरचना को हम सामंती प्रथा के नाम से जानते हैं। सामंती प्रथा का मतलब एक सामंत है, सामंत का मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास खुद की सेना है और वह एक क्षेत्र पर पूरा शासन करता है। वह राजा को सिर्फ प्रतीक के रूप में मानता है लेकिन पूरी सत्ता पर नियंत्रण ऐसा। तो कुल मिलाकर 1192 से लेकर और लगभग आने वाले 600 वर्षों तक यही सामंती प्रथा चलती रही और राजा नाम मात्र का बना रहा। धीरे धीरे फिर यह हुआ कि अगर छोटे छोटे यह राज परिवार रहेंगे, यह जो कि अगर सत्ता पे बैठे ऐसे शासक रहेंगे तो इससे क्या होगा, जापान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए 1590 में हिदेयोशी तोयोतोमी ने सत्ता को संगठित किया और जापान को संगठित करने का संकल्प लिया कि एक जापान होगा, वहां पर छोटे छोटे इस प्रकार के जो सामंत हैं इनकी सत्ता को खत्म किया जाएगा। सत्ता संगठित होने के बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, जब पहले हम सत्ता को संगठित करेंगे और उसके बाद आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और यह होता है 1603 में, और जब यह तब होता है जब तोकुगावा वंश सत्ता पर काबिज होता है और कहता है कि अब जो है कि यहां से हम आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाएंगे। इस वंश ने अर्थात तोकुगावा वंश ने लगभग 250 साल तक अपने जो है कि शासन किया और उसके बाद मतलब एक ही राजा नहीं रहा, राजा चेंज होते रहे लेकिन वंश एक ही रहा। और इन्होंने क्या किया, जापान को बाहरी हस्तक्षेप से बचा कर रखा और जो अंतर के उद्योग थे उनका तेजी से उनको क्या किया, बढ़ावा दिया। लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है और घटना यह होती है कि जापान, यह जो आपका तोकुगावा वंश आया था और इन्होंने जो अपनी घरेलू नीतियां बनाई थी, इसके वजह से जापान के अंदर जो है कि एक अच्छा खासा मार्केट, एक अच्छी खासी इकोनॉमी बनने लगी थी और इस इकोनॉमी पर नजर थी यूएसए की। यहां से देखिए पर्ल हार्बर अटैक की आपको बैकग्राउंड मिलता है। अगर मैं सीधे वहीं से ले जाकर जोड़ के बता देता तो आप समझ सकते हैं कितनी चुनौती होती। कुल मिलाकर जापान धीरे धीरे अपने आप को एक मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। कई प्रकार की आंतरिक चुनौतियां, कई प्रकार के सामंतों को एक साथ जोड़कर संघर्ष करते हुए, आपसी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा और उसने क्या किया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और 1853 में यहां पर यूएसए ने जो है कि जबरदस्ती दखल दिया, अर्थात फोर्सफुली यूएसए ने कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को यूएसए के लिए खोलें, अर्थात यूएसए का मार्केट आ सके। आप कहेंगे क्या ये उस समय की घटना है? जी हाँ, जो कंडीशन आज हम देखते हैं कि देश कहते हैं कि अगर आप इकोनॉमी नहीं खोलेंगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, यही बात जापान को फोर्सफुली यूएसए ने कहा था। और यह बात है 1853 और 1860 का दशक, अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। कुल मिलाकर यह जो 1860 के दशक में क्या किया, जापान पर यह कहा गया कि आप अपनी इकोनॉमी खोल। और इसी समय जब यह बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा यूएसए का, तो फिर से वहां पर एक चुनौती उत्पन्न हुई कि आखिर इन बाहरी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, क्या कोई आकर हम पर नियंत्रण कर सकता है। और इसी में एक नया परिवार आता है, सत्ता परिवार, वो आता है 1868 में और सम्राट मीजी यहां पर सत्ता पर काबिज होते हैं। और जब ये सत्ता पर काबिज होते हैं उसके बाद एक काफी आक्रामक नीति अपनाई जाती है।
आक्रामक नीति ये बनाई जाती है कि अब किसी भी देश का जो कि हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाए। इसी बीच एक और घटनाक्रम होता है कि आखिर सत्ता कैसे चलाई जाए, इसके लिए एक नया संविधान बनता है और नए संविधान के तहत जो पुरानी पूरे सत्ता के स्ट्रक्चर थे उनको चेंज कर दिया जाता है और एक संगठित जापान उभर कर बाहर आता है। और इसी समय जो है कि बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान की स्थापना की जाती है, अर्थात जापान की आर्मी स्थापित की जाती है और जो कि सामंतों के नियंत्रण में नहीं बल्कि सरकार के और संविधान के नियमों के तहत आगे बढ़ती। जापान के नए संविधान ने एकीकरण की नीति को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ आक्रामक राष्ट्र नीति को भी कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया। और आक्रामक नीति का मतलब है कि अब जापान ने कहा कि अब हम विस्तार की नीति अपनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ही जापान चीन और कोरिया के संपर्क में आ चुका था। अब यहां तक आते आते जापानियों को लगने लगा था कि चूंकि अब हमारा आर्थिक प्रभाव भी मजबूत है और साथ ही साथ अब हमें क्या करना होगा कि न सिर्फ हमें डिफेंसिव होना होगा बल्कि एग्रेसिव होकर आगे बढ़कर हमें क्या करना होगा, सत्ता हथियाना होगा। और इसी के कारण 1894-95 में इसने कोरिया के प्रश्न पर चीन से युद्ध किया और साथ ही साथ 1904-05 में मंचूरिया और कोरिया के मुद्दे पर इसने क्या किया, रूस को हरा दिया। जब रूस को हराया गया और इसने चीन को डिफीट किया जो इतने बड़े बड़े देश हैं, तो विश्व की नजरें एकदम चकाचौंध हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। और इसके पीछे का कारण था कि यह जो जापान जिसने अपने को बार बार कई प्रकार के आंतरिक संघर्षों से झेला था, उसने कहा कि अब हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है तो कई बार ये कॉन्फिडेंस घातक भी हो जाता है और कुछ ऐसा ही आगे चलकर जापान के साथ होगा। कुल मिलाकर 1905 तक आते आते पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में बनकर यह उभर चुका था जापान। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन जापान अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर रखता है, पूरी तरह से इससे संलिप्त नहीं होता, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता। और इस दौरान क्या करता है, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रही थी तो यह क्या कर रहा था, उत्पादन कर रहा था और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। और यहीं से जापान की इकोनॉमी आगे बढ़ी और विश्व की इकोनॉमी थोड़े समय के लिए विश्व युद्ध के दौरान लगभग 4 से 5 वर्षों में जो है कि धीमी पड़ी। उसके बाद ये समय आगे बीतते चला गया और धीरे धीरे जापान उभरता चला गया। उसी समय 1936 तक आते आते यहाँ पर जो ये सत्ता थी फिर से परिवर्तित हुई। अब इस सत्ता का केंद्र बन गया जो सैनिक अधिकारी थे। जैसे आपने देखा होगा कई जगह जो मिलिट्री के हेड होते हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान में, वो पहले मिलिट्री के हेड थे, उन्होंने सत्ता जो है कि हटाकर खुद अपना सत्ता काबिज कर लिया। ठीक इसी तरह से 1836 तक फिर से सत्ता परिवर्तित होती है और सत्ता आ जाती है सैनिक अधिकारियों के हाथ में। अर्थात उन्होंने जो चीन और रूस के साथ किया था फिर उसी प्रकार की मंशा लेकर ये फिर आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने क्या किया, जब सैनिक सत्ता हाथ में आई और इन्होंने सैनिकों ने सत्ता हाथ में लिया तो इन्होंने कहा कि अब हमें 2 तरह की चीज़ों को करना है। एक तो हमें जो आंतरिक परेशानियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि वहां पर जनसंख्या में परिवर्तन, किस क्षेत्र किस समुदाय, अर्थात यहाँ पे भी कई तरह के समुदाय थे, कई प्रकार के वंश थे, तो इन्होंने कहा इसको दूर करने का एक ही चीज है और एक ही तरीका है और साथ ही साथ लोगों को जोड़ कर रखने का एक ही तरीका है और वह है विदेशी और पड़ोसी क्षेत्रों का अधिग्रहण। और जब अधिग्रहण की करने की बात आएगी और ठीक इसी तरह से जब बड़ी अर्थव्यवस्था है तो एक जापान इस समय एक और बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने खटक रहा था जिसका नाम था यूएसए। जी हाँ, यह वही यूएसए है जिसने जापान पर पहले तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब जापान किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या किसी भी प्रकार को दबाव को झेलने की ताकत नहीं रखता था। अब यहां से एक नया समीकरण चालू होता है और तब होता है 1836। अब मैं आपको फिर से मैप दिखाता हूं और यह मैप इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें
कि आखिर ये है क्या। जापान की लोकेशन देखिए, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई देगा यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर। अब उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान भी है और इसी उत्तरी महासागर में आपको एक और देश दिखाई देता है और उसका नाम है यूएसए। तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस क्षेत्र पर अपने अपने दावे के लिए मजबूत थे। अब देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए यूएसए और कनाडा है और इधर थोड़ा सा पश्चिम में देखेंगे तो आपको जापान दिखाई देगा। अब कुल मिलाकर यह पूरा जो नॉर्थ पैसिफिक क्षेत्र है इस पे अधिकार किसका हो, इसको लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है। और संघर्ष जो प्रारंभ होता है ये इसलिए और जटिल हो जाता है क्योंकि जापान की सत्ता इस समय किसके पास है, सैनिकों के पास है। तो उन्होंने क्या किया, 1937 में जापान ने चीन पर पुनः आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने की दो कंडीशन थी और यह दो कारण थे। पहला तो था कि पड़ोसी क्षेत्र का हमें अधिग्रहण करना है जिससे हम अपनी आंतरिक चुनौतियों को ना सामने आने दें और लोगों को अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ उत्पादन कार्यों से और लोगों को एनर्जेटिक बनाए रखें। इससे भी बड़ा कारण यह था कि उस समय चीन को मदद मिल रही थी या चीन का समर्थन कर रहा था यूएसए। हाँ, वही यूएसए जो आज चीन के साथ जो है कि तनातनी का शिकार है, यही यूएसए उस समय क्या कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था। तो दो तरह की चीजें थी। जापान ने कहा कि पहले तो हमें इस क्षेत्र पर अधिकार करना है ताकि हमारा क्षेत्र विस्तार हो सके। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर प्रतिबंध यूएसए ने लगाया था अब बदला लेने का समय आ गया। 1937 में जापान ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण किया तो यहाँ पर जो जापानी आर्मी थी उन्होंने मानवता की सारी जो सरहदें थी, जो सीमाएं थी, उसको तोड़ दी और इस तरह से एकदम निर्दयी आर्मी के रूप में यह उभरे। और इतनी निर्दयता थी जिसको मैं बता नहीं सकता। हर वह एक्टिविटी जिसको आप निंदनीय कहेंगे वह जापान की आर्मी ने किया। और इसी समय एक घटना काफी जो है कि फेमस हुई जिसका नाम है नानकिंग मैसाकर। नानकिंग एक क्षेत्र है चीन का और वहां पर आर्मी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से अत्याचार की और इसको लेकर पूरे विश्व में चर्चा होने लगी। उस समय विश्व की चर्चा का केंद्र इसलिए ज्यादा था क्योंकि जापान सीधा सीधा आंख दिखा रहा था यूएसए को। कहीं ना कहीं धीरे धीरे यूएसए और जापान के बीच में तनाव बढ़ने लगा। और उसके बाद जो है कि यह जो यूएसए था जो चीन का समर्थन कर रहा था उसने कहा कि अब समय आ गया है कि हम क्या करें, इस घटना का प्रतिकार करें या फिर जो है कि इसमें कुछ काउंटर अटैक हम करें। और वह चीन को आगे करके यूएसए ने कहा कि चूंकि जापान ने चीन में जो किया है वह जो है कि बिल्कुल गलत है, युद्ध करना एक दूसरी चीज है और इस प्रकार की मानवीय बर्बरता करना यह अलग चीज है। और यूएसए ने क्या किया, जापान पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। समय है 1937 का। इस समय जो है कि अमेरिका और ब्रिटेन अन्य देशों ने भी इसी प्रतिबंध का फॉलो किया, अर्थात अमेरिका को फॉलो किया और जापान पर प्रतिबंध लगा दिए। और इसलिए लगा दिया क्योंकि किसी भी देश को जापान की ये हरकतें पसंद नहीं है। इससे क्या हुआ, न सिर्फ जापान का व्यापार, आयात, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था क्षेत्र आदि का जो है कि सभी चीजें प्रभावित होने लगा, बल्कि जापान जो है कि जो उसकी प्रसार की नीति थी वो भी सिकुड़ने लगी। यहाँ पे चीन लिख के है, आप उसको मैं सही कर दूंगा। तो कुल मिलाकर जापान का व्यापार, आयात, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और उसकी जो प्रसार की नीति थी वह प्रभावित होने लगी और जो है कि जापान जो है कि अब और आग बबूला होने लगा। धीरे ही धीरे देखते देखते 1939 का समय आ गया और इस समय तक जापान जो खोल रहा था, इसी समय जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया और इस युद्ध में जर्मनी को साथ मिला जापान और इटली का। इन तीनों ने मिलकर जो है कि युद्ध लड़ना प्रारंभ किया। जर्मनी ने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया। बचा जर्मनी के साथ दो और देश, वह थे जापान और इटली। इटली ने अफ्रीका जो उसके पास का क्षेत्र था वहां पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना प्रारंभ किया और जापान फिर से उसने कहा
था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति होगी, एक ही दबदबा होगा और वह होगा जापान। और जापान ने क्या किया, अपनी जो है कि क्षेत्र पर पकड़ मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों का, ब्रिटिश अधिकार वाले बहुमत वाले कई क्षेत्रों पर जापान ने कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी अमेरिका ने कुछ जो है कि आगे आकर डिफेंसिव या जो है कि किसी भी तरह से जापान को डायरेक्ट काउंटर करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभी वो युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र, जैसे आपने देखा होगा बर्मा तक जो है कि म्यांमार के एरिया तक जापान आर्मी पहुंच गई थी, तो जैसे जैसे ब्रिटिश क्षेत्र जापानियों के पास चले जा रहे थे, ऐसे ऐसे इनका हौसला बुलंद हो रहा था और यह और ज़्यादा आक्रामक होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरा यह जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इसमें कई द्वीपों को अपने अधिकार में कर लिया। बात अभी चली रही थी और तनाव बढ़ रहा था। तनाव को कम करने के लिए जापान और यूएसए ने कहा कि बातचीत करते हैं, और यह बातचीत इसलिए क्योंकि जो है कि उस समय अमेरिका उसने कहा कि हम जो है कि इसमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, जो युद्ध लड़ रहे हैं वो शक्तियां लड़ें, लेकिन अमेरिका युद्ध में भी शामिल नहीं होगा। क्योंकि उसका जो तनाव था वह जापान के साथ था। जापान यूएसए को डर था कि जापान कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, और डर इन द सेंस कि अभी चूंकि यूएसए लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, वह अपने संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि हम जापान से बातचीत करें। जापान ने भी ऐसा ही किया। जापान ने भी इसी समय क्या किया, अपने जो है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से यूएसए के साथ बातचीत चालू करने का प्रयास किया। लेकिन जापान यहाँ पर चूंकि उसका जो मनोबल था वह एकदम जो है कि ऊपर था, चरम पर था, एकदम एक्सट्रीम लेवल प्राप्त कर लिया था। जापान ने इसके साथ साथ एक और कदम किया, वह यह था कि हम बातचीत भी करेंगे और हम अटैक की रणनीति भी बनाएंगे। इसी के कारण 1941 के प्रारंभ से अर्थात जनवरी 1941 से जापान ने दो प्रकार की नीति अपनाई। क्या कि यूएसए से बातचीत भी करते रहो और साथ ही साथ अगर हमें यूएसए पर हमला करना है तो उसके लिए हम रणनीति भी बनाते रहो, और इस तरह से यूएसए पर आक्रमण करने की रणनीति बनने लगी। कारण क्या था कि जो उन्होंने चीन के लिए जिस प्रकार के प्रतिबंध जापान पर लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को वह अभी भूला नहीं था। उसकी जो परेशानियां उसने झेली थी उसको नहीं बोला था, और साथ ही साथ जो यूएसए ने हस्तक्षेप करके उसकी इकोनॉमी में इंटरफेयर किया था उसका वह बदला लेना चाहता था, और जापान अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना चाहता था। वो तभी हो सकता था जब वो बदला ले ले कि उसके साथ जो यूएसए के लोगों ने किया है, यूएसए की सरकार ने किया है। कुल मिलाकर धीरे धीरे यह बातचीत चलती रही और यूएसए को शंका ना हो, इसलिए जापान भी इस बातचीत को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन इस समय जो है कि जो जापान था उसकी नज़र थी हवाई द्वीप पर एक स्थित जो है कि प्रमुख जो नेवी बेस था यूएसए का, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। अब मैं आपको दिखाता हूं पर्ल हार्बर की लोकेशन। ये देखिए, आपको पर्ल हार्बर अब लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो यह जो पर्ल हार्बर क्षेत्र है और ये रहा आपका जापान। तो ये शुरू से ही जो है कि इसको दिखाई दे रहा था, और इसने कहा कि हमें जो है कि अगर कभी अटैक करना होगा तो हम यहाँ करें। यूएसए के लोग ये समझ रहे थे कि हाँ ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन इनको यह आइडिया नहीं था कि यह दरअसल पर्ल हार्बर पर अटैक होगा और इतना जल्दी होगा, क्योंकि जापानी चालाकी कर रहे थे, वह बातचीत भी कर रहे थे। एक और मैप देखिए, यह देखिए आपका यह हवाईयन आइलैंड है, और हवाईयन आइलैंड पर होनोलुलु के पास में ही पर्ल हार्बर है, जो इस समय का काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। तो यह देखिए इसकी लोकेशन, और इसकी ये लोकेशन देखिए, यहीं को इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पे जापान से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, और यहाँ पर क्या था, नेवी बेस था। नेवी का होना मतलब यूएसए की मजबूती का होना। तो इसके लिए जापान ने अपने सैनिकों को और जहाज़ों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, और इसने स्ट्रेटजी कब बना ली, 1941 के प्रारंभ में। और यह इसलिए प्रारंभ किया कि उसने ये सोच लिया कि नेवी पर अगर हमें यहाँ पर जो पर्ल हार्बर है, चूंकि यहाँ पर नेवी बेस है यूएसए का, यहाँ पर अटैक करना है
है, तो अगर नेवी के माध्यम से भी हम करेंगे तो हम यूएसए के किले को नहीं तोड़ पाएंगे। तो इन्होंने एक अलग नीति अपनाई। इन्होंने कहा कि जो पर्ल हार्बर है इस पे हम अटैक करेंगे, लेकिन किस तरह से अटैक करेंगे? हवाई माध्यम से। और हवाई माध्यम से यह जो दूरी है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जब तक यूएसए संभल पाएगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। यहां पर दो प्रकार के लक्ष्य जो है कि रखे थे जापान ने। पहला नेवी को बर्बाद करना, और दूसरा जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट जो पानी के जहाजों के जो होते हैं जिस पर बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज उतरते हैं, जो लड़ाकू विमान उतरते हैं, ऐसे जहाजों को एयरक्राफ्ट बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जो कि बहुत बड़ा जहाज है उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। तो ऐसे जहाज़ों को जो है कि ख़त्म करना था, जिससे अमेरिका इससे उभर ना पाए, ये दोबारा हिम्मत ना कर पाए जापान पर जो है कि हस्तक्षेप करने। और उसी ने क्या किया, पूरा रणनीति बनने लगी। जापान जो है कि क्या हुआ, दिन आया 7 दिसंबर 1941 का, रविवार का दिन था, सुबह 8:30 बजे थे, और जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। और इसमें लगभग जो है कि 180 जहाज़ों ने लगभग 1 घंटे 15 मिनट तक ताबड़तोड़ हमला किया। और ताबड़तोड़ जो हमला किया इसमें न सिर्फ जो है कि वहाँ के लोग जो है कि घायल हुए, उनकी जान गई, बल्कि लगभग 328 हवाई जहाज, 20 अमेरिकन नेवल वेसल का मतलब आर्मी की जो नेवी के जो जहाज है वो बर्बाद हो गए, 2400 अमेरिकन की मौत हो गई, 1000 से ज़्यादा लोग जो है कि डेथ हो गई। और इस सब अंजाम दिया इन्होंने लगभग 180 जापानी जहाज़ों के माध्यम से। और ये जो जहाज़ हैं इन्होंने जो है कि जापान से उड़ान भर के लगभग 400 मील की दूरी तय की, और तय करके ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया। ये हमले की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। अभी यूएसए तो ये समझ रहा था कि वह क्या बातचीत कर रहा है और बातचीत से मुद्दे का समाधान हो जाएगा, हमला हो सकता है, लेकिन जब हमला होगा तो यूएसए अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसके लिए दरअसल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका बिल्कुल इसको तैयार नहीं था। अमेरिका भी संभल पाता, अपने आप को जो है कि अंजाम दे पाता। दोबारा फिर से हमला हो गया दोपहर लगभग 12 बजे, अर्थात एक हमला लगभग 8 बजे सवेरे हुआ, और दूसरा हमला जो है कि फिर से 12 बजे हो गया। और इससे क्या हुआ, काफ़ी जो है कि वहाँ पर कैजुअल्टी। यूएसए थोड़ा सा संभला और उसने जो है कि इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उसके जितने वहां पे जहाज थे वो सभी लगभग नष्ट हो चुके थे। कुछ जहाज बचे थे, उन्होंने जो है कि उस लड़ना प्रारंभ किया और लगभग 25 जापान के जहाज़ों को मार गिराया। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जापान यहाँ पर जीत रहा था। एक और अटैक होना था लगभग 1:30 बजे, लेकिन जापान को लगा कि वह यूएसए के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर चुका है, जो भी वहाँ पर नेवी था उसको तबाह कर चुका है, और अब अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वह हमसे आके लड़े। और यहीं पर जापान से चूक हुई। और चूक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जैसे कि अमेरिका ने नहीं सोचा था कि उसके ऊपर हमला होगा, जापान भी यहां पे भूल गया कि उसने ऐसे दैत्य को जगा दिया है जो कि बदला जरूर लेगा। खैर, ये सभी चीजें हुई, और उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एकदम स्तब्ध हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर इसी समय, चूंकि जापान के साथ जर्मनी भी है, अगर जर्मनी भी हम पर हमला कर दे तो काफी चिंताजनक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 प्रकार की नीति अपनाई। एक नीति यह अपनाई कि अब किसी भी प्रकार को कैसे रोकना है, किसी भी प्रकार के यूएसए पर अटैक को कैसे रोकना है। तो इसके लिए जर्मनी को रोकने के लिए उन्होंने ब्रिटेन को साथ लिया, और ब्रिटेन से कहा कि अब हम युद्ध में आपके साथ हैं, ये साफ कह दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हम हर तरीके से इसमें शामिल होंगे। अगले दिन जो है कि क्या किया गया, वहाँ की संसद बुलाई गई जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और उनमें उन्होंने कहा, रूजवेल्ट ने कहा कि अमेरिका यह दिन कभी नहीं भूलेगा, और उसने कहा कि आज से अमेरिका अब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। जैसे ये शामिल हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो है कि जर्मनी जो है कि बिखरने लगा। पहले जो है कि यूएसए ने यूरोप के क्षेत्र पर काम किया और यहाँ पर जर्मनी को समर्पण करने के लिए मजबूर किया। और इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। तो जो इन्होंने आगे पॉलिसी यह अपनाई कि किसी भी तरह
से हमें क्या करना है, जापान को आगे जो है कि घुटने टेकने पर मजबूर करना। लेकिन जापान जो है कि इतना जल्दी जो है कि टूटने वाला नहीं था। ठीक इसी तरह से जापान जो है कि चूंकि पहले से उनका मनोबल ज़्यादा उठा हुआ था और साथ ही साथ यूएसए को पर्ल हार्बर अटैक करके वह एकदम बिल्कुल डरा चुके थे, तोड़ चुके थे। साथ ही साथ एशिया के क्षेत्रों पे वह कब्जा कर रहे थे और उन्होंने एक और नई नीति अपना ली थी और वह थी कि दरअसल जापान के लोग अब सुसाइड अटैकर बन चुके थे। जी हाँ, जिसको आप आत्मघाती हमलेवार बोलते हैं, यह प्रारंभ उसी समय से जापानियों ने कर दिया था। और इस तरह से जापानियों का मनोबल जो है कि बहुत ऊंचा था और किसी भी तरीके से वह झुकना नहीं चाहते थे। लेकिन अमेरिका में एक चीज़ बदल चुकी थी और वह था इस समय तक आते आते अमेरिका ने जो है कि जुलाई 1945 तक परमाणु बम का निर्माण कर लिया था। तो धीरे धीरे जब क्या हुआ, यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद भी ये जख्म जो है यूएसए के भरे नहीं थे। इन्होंने कहा कि अब हमें कोई ना कोई हमला करना है और इन्होंने जब परमाणु परीक्षण कर लिया था तो इसके लिए ट्रूमैन ने जो अपने सचिव को बुलाया जिनका नाम था हेनरी स्टिम्सन, और उन्होंने कहा कि हमें जापान पर परमाणु हमला करने की एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ध्यान दीजिए घटनाक्रम कब है कि जब यह 1945 का समय आ चुका है तब, और यह हमला कब हुआ था, 1941 का जो हमला है। अब देखिए 4 साल इसको बीत चुके हैं, लेकिन यूएसए ने कहा था हम इसको भूलेंगे नहीं, और जब परमाणु बम बन गया तो अब उसका यूज करने का नंबर था और वो यूज कहाँ किया जाए इसके लिए नीति बनने लगी। और ये भी माना जा रहा था कि जिस समय जिस तरह से जापान यूएसए के सामने घुटने नहीं टेक रहा है, समर्पण नहीं कर रहा है और हर जापानी लड़ने के लिए तैयार है, तो अमेरिका के लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर स्तब्ध थे और साथ ही साथ उनके अंदर यह भावना भी घर करने लगी थी, हो सकता है हम जापान को हरा ना पाएं। और इसी समय परमाणु बम के उपयोग की बात सामने आए। 6 अगस्त का समय आया 1945 को जापान में हिरोशिमा जो शहर है उस पर परमाणु बम गिराया गया, जिसमें 80,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई और आगे चलकर रेडिएशन की वजह से यह मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। अब देखिए जो मैंने आपको द्वीपीय क्षेत्र बताए थे, तो उत्तर में देखिए हिरोशिमा और फिर नागासाकी, और यह तस्वीर जो आप देखते हैं। इसके बाद भी जापान अभी कुछ आगे और संभल पाता, फिर से एक और अटैक किया गया 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर, और इस तरह से दोबारा परमाणु यहाँ पर विस्फोट हुआ। तो कुल मिलाकर यह जो न्यूक्लियर बम यूज हुए वह उसी प्रकार हुए थे जिस तरह से जापान ने पर्ल हार्बर पर 2 बार में अटैक किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग थी, इस चूंकि यह हमला इतना बड़ा था, परमाणु बम एक ऐसा विकल्प था, ऐसा हथियार था जिसका विकल्प किसी के पास नहीं था। जापान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यूएसए ने पर्ल हार्बर अटैक के समय तो घुटने नहीं टेके थे, लेकिन जब 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है कि 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से पर्ल हार्बर अटैक का बदला लिया गया यूएसए के द्वारा। देखिए घटनाक्रम पूरा क्रोनोलॉजी देखिए कि वह जापान जो कि जिसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, जो अपने आप को धीरे धीरे संभाल कर जोड़ कर आगे बढ़ा था, उसके पास जब पावर आया उस पावर का प्रयोग उसने रूस के साथ युद्ध में किया, चीन के साथ युद्ध में किया और नानकिंग जैसे मैसाकर्स को अंजाम दिया। और जब उसका मनोबल और एक्सट्रीम पर आया और जब उस पर प्रतिबंध लगाए गए तो उसकी जो प्रतिक्रिया उसने दी वह पर्ल हार्बर अटैक के रूप में दी। और पर्ल हार्बर अटैक के बाद जो यूएसए ने किया वह भी सही नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जो 2 बड़ी शक्तियां जो होती हैं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं होता है या फिर जो है कि उनको एक छत्र छोड़ दिया जाता है तो बड़ी शक्तियां कब युद्ध में प्रवृत्ति अपने आप को तब्दील करने कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वर्तमान समय में भी यह जो चीन और यूएसए का टकराव है ये भी थोड़ा सा डराने वाला है। और साथ ही साथ इतिहास में हमें जाकर ये भी देखना होगा कि कोई भी देश जिसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे आप फ्रांस को देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए, आपने जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सभी चीज़ें जानते हैं कि जब किसी देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, किसी देश को बर्बाद करने का प्रयास किया जाता है, तो जब वो रीकाउंटर करता है तो काफ़ी विस्फोटक होता है। कुल मिलाकर
यह था पर्ल हार्बर अटैक। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।